हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आपके अंतिम टेस्ट पैनल टेस्ट 3 का एनालिसिस। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। देखो, गोमती सागर मेला 12, गोमती सागर मेला आपका 12 में नहीं लगता है, तो असम्मिलित कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। तो गोमती सागर मेला कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका झालरापाटन, झालरापाटन, और झालरापाटन का आपका झालावाड़ के अंदर। ठीक है। कौन से माह में लगता है? ये आपके ज्येष्ठ माह में लगता है। और किस प्रकार का मेला लगता है? ये पशु मेला है। कैसा मेला है ये आपका? पशु मेला है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पशु बिकते हैं, वो कौन सी नस्ल के पशु बिकते हैं? आपके मालवी नस्ल के पशु बिकते हैं। चलो, जो थार महोत्सव है जो बाड़मेर में पड़ता है, कौन से माह में मनाया जाता है आपका थार महोत्सव? आपके अक्टूबर माह में मनाया जाता है। सीता माता मेला प्रतापगढ़ में लगता है। इसके अलावा एक सीताबाड़ी का मेला पूछा जाता है आपका। सीताबाड़ी का मेला वो कहाँ पड़ता है आपका? 12 के अंदर पड़ता है। वो कब पड़ता है आपका? ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। और किस जाति का ये कुंभ कहलाता है आपका? शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है। कुंभ कहलाता है ये। पुटा देवल मेला, पुटा देवल मेला आपका 2022 में पूछा था, ग्रुप बी का पेपर में पहला ही क्वेश्चन था, फर्स्ट ही क्वेश्चन। पुटा देवल मेला आपका राजसमंद में लगता है। और कब लगता है? ये महाशिवरात्रि के दिन लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब। वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? कृष्णदास पेरी बाबा, रामानंद, अंतानंद, अग्रदास। तो कौन थे आपके? कृष्णदास पेरी बाबा थे। इन्होंने क्या किया था? जो उस समय आपके महाराज थे जयपुर के, कौन? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज के गुरु थे आपके चतुरनाथ। और जो चतुरनाथ थे, इनको पराजित किसने किया? आपके कृष्णदास पेरी बाबा ने किया। किसमें? आपको शास्त्रार्थ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चतुरनाथ थे कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? आपके पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे, पाशुपत संप्रदाय से थे। ठीक है। इनके शिष्य कौन थे? अग्रदास जी। अग्रदास जी ने जो आपके रेवासा सीकर है, अग्रदास जी ने रेवासा सीकर में किसकी स्थापना की थी? आपके रसिक संप्रदाय की स्थापना की। और इनकी पुस्तक पूछी जाती है कौन सी? ध्यान मंजरी। अग्रदास जी की पुस्तक पूछी जाती है आपकी ध्यान मंजरी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका अंतानंद। अंतानंद आपके जो रामानंद है, रामानंद के कितने शिष्य हुए? आपके 12 शिष्य हुए हैं। और उनमें से एक कौन थे? आपके अंतानंद जी थे। और रामानंद की 12 शिष्य पूछे जाते हैं। रामानंद को क्या कहा जाता है? जो रामानंद है आपकी, वो क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में भक्ति मार्ग का, रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति प्रचार है उसमें सेतु का काम किया था। इनके 12 शिष्यों के नाम याद कर लेना। कबीर, रैदास, सेना, सजना, पिपा, दना, सुरसरी, पद्मावती, अंतानंद, भावानंद और सुकानंद और नर आर्यानंद। इनके 12 शिष्य थे, प्रधान शिष्य। पूछा जाता है, इनका काल पूछा जाता है, ये 1400 से 1470 के समथिंग थे। और ये सरी संप्रदाय थे। रामानंद से परंपरा में 5वें गुरु कौन थे? आपके रामानंद थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मेवाड़ चित्रशैली से चित्रित ग्रंथों का सही कालक्रम बताना है हमें। देखो, मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, तो मनोहर द्वारा रामायण का चित्रित किया था आपके 1649 में 50 में। ठीक है। साहिबुद्दीन द्वारा मेवाड़ भागवत, तो साहिबुद्दीन है, इन्होंने मेवाड़ भागवत पुराण की स्थापना की थी आपकी 1648 के अंदर, 1648 के अंदर की थी। ठीक है। साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण, जो आर्ष रामायण है आपकी, इसकी की थी 1651 के अंदर। ठीक है। जो प्रिंस ऑफ मुंबई में रखी हुई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। और दूसरी प्रतिलिपि इसकी उदयपुर में रखी गई है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर 3। और निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला 1605 में बनाया था इन्होंने। कहाँ पर बनाया था? आपके चावंड में। और किसके काल में बनाया था ये? अमर सिंह के काल में। अमर सिंह फर्स्ट
ठीक है। तो देख लो अब इनका कालक्रम देखो, 1605 आएगा पहली तो 4, फिर आपका 1648 साहेबदीन द्वारा मेवाड़ भागवत 2, फिर आपका 1649 चित्रित रामायण 1, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका साहेबदीन द्वारा आर्ष रामायण 1651 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो भागवत पुराण है ना, वो वर्तमान में पुनः संग्रह में रखी हुई है, उसमें 129 चित्र थे और 234 पृष्ठ थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। जो भागवत पुराण है इसमें देखो 129 तो चित्र थे और आपके 234 पृष्ठ थे। यह क्वेश्चन भी आपके एसएसटी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, निम्नलिखित में राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है? किराडू के मंदिर में, बाडोल के मंदिर में, छोटी सादड़ी के मंदिर में, मैनाल के मंदिर में, या अनुत्तरित प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो इसमें किस क्या हो जाएगा आंसर, आपकी किराडू के मंदिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और जो किराडू के मंदिर है वो कहाँ है आपके, बाड़मेर में है। बाड़मेर में कौन से कालीन है ये, प्रतिहार कालीन, ये भी पूछा जा चुका है आपके। ठीक है। किराडू के मंदिर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। किराडू मंदिर कितने मंदिर समूह है, 5 मंदिर समूह का समूह है। ये भी आपका पूछा जा चुका है। दूसरा ऑप्शन देखो, बारडोली की मंदिर। बारडोली के मंदिर कहाँ है आपके, चित्तौड़गढ़ के अंदर। बारडोली के मंदिर है आपके चित्तौड़गढ़ में, और 9 मंदिरों का समूह है यहाँ पर। और सबसे प्रमुख है यहाँ का, प्रमुख कौन सा आपको, गाठेश्वर माँ मंदिर, गाठेश्वर महादेव मंदिर। आपका प्रमुख मंदिर है। छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी आपकी कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है। और जो छोटी सादड़ी के मंदिर है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं, आपके नागर शैली में बने हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है। और जो आपका बद्धेश्वर विष्णु मंदिर है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, बद्धेश्वर विष्णु मंदिर कहाँ आपकी, छोटी सादड़ी में है। मैनाल मंदिर, जो मैनाल मंदिर है आपके बूंदी के अंदर है। ठीक है। और कौन से कालीन है ये, आगे प्रतिहार कालीन है। और यहाँ से बार बार गौमुख कुंड के बारे में पूछा जाता है। गौमुख कुंड कहाँ है, आपके बूंदी के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, साहित्य की ख्यात विद्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं तथा यथातथ्य विवरण मिलता है, ये आपका सत्य कथन है। इनमें राजवंशों की वंशावली तिथियों का उल्लेखित है, ये भी आपका सत्य कथन है। इनका लेखन प्रशस्ति के रूप में किया जाता है, ये भी आपका सत्य कथन है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत से में प्रारंभ हुई, यह आपका असत्य कथन हो गया। तो आंसर क्या पूछा था, असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 4। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15वीं सदी में। 16वीं 17वीं सदी में तो ये परिपक्व रूप ले लिया था इसने अपनी ख्यात ने। जैसे मनोत नयन से हुए थे आपके, नयन से ख्यात लिखी थी, और बाकी दास से हुए थे आपके, बाकी दास से ख्यात लिखी थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, थली, खेराड़ी तथा गोडवाड़ी किस प्रधान बोली की उपबोलियां हैं। जो आपकी थली, खेराड़ी और गोडवाड़ी, ये किसकी उपबोली है, आपकी मारवाड़ी की बोली है। मारवाड़ी की उपबोली है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट 7 क्या है आपका, सुमिलित कीजिए। झारपीर के नाम से किसे जाना जाता है। देखो झारपीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3। रामसा पीर के रूप से रामदेव जी को जाना जाता है, 7 हो जाएगा। शिव का अवतार आपका तेजा जी थे, लक्ष्मण का अवतार आपके पाबू जी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इनमें से देखो रामदेव जी है, वो एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र कौन से लोक देवता जो कवि भी थे। तो कौन थे वो, रामदेव जी थे, आपके कवि भी थे। ठीक है। इनके जो एक पूछा जाता है भक्त है, भक्तों को क्या कहा जाता है, आपके ऋषि क्या कहा जाता है।
ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका जन्म हुआ था उडुकाश्मेर बाड़मेर में, उडुकाश्मेर आपके बाड़मेर के अंदर, ये भी पूछा जा चुका है। बाबू जी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का शहर है, रेबारी जाती है, उन्हें लोग कुल देवता के रूप में पूजती हैं। इनको उपनाम से जाना जाता है आपका प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, जीवनी इनकी पापू प्रकाश के अंदर है, पापू प्रकाश, जिसकी रचना किसने की थी? आसिया मोर्जी ने। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार एग्जाम पूछा जाता है। तेजा जी के बारे में पूछा जाता है, पंचवीर में शामिल नहीं है, तेजा जी से सम्मिलित नहीं है, और इनका जन्म होता है आपके खरनार नागौर। तेजा जी से के संबंधित स्थान पूछे जाते हैं, बार बार स्थान याद कर लेना आप सभी। गोगा जी के बारे में पूछा जाता है, इनकी देखो गोगा जी है, ये पूछा जाता है महमूद गजनी के समय साथ कौन थे? आपके गोगा जी थे। इनकी शीर्ष मेढ़ी पूछी जाती है, जो आपके ददेरवा चूरू में है। इसके अलावा इनकी धड़मेढ़ी पूछी जाती है, जो कहाँ पर आपकी नौर हनुमानगढ़। एक ही पेपर से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, लगभग आंसर आपको याद हो जाएगा। ये कलाम का ऐसा ही पेपर बनाया गया है ये कि आपको सभी टॉपिकों को छुआ गया है इस पेपर के अंदर। तेजा जी की घोड़ी पूछी जाती है लीलन, ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों पर, गले पर या भुजाओं पर। तो महिलाएं द्वारा जो तिमणिया आभूषण है वो पहना जाता है आपका गले के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्रथम बार पुत्र जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज कहलाता है आपका जामना, मायरा, पैरावणी या जुआरी। तो क्या हो जाता है आपका? जामना कहलाता है। मायरा और मायरा तो हम बात बन जाते हैं, सभी विवाह से संबंधित है। ये दोनों किससे संबंधित? आपके विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 10 क्या है आपका? निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। तो नीचे दिए कोड से हमें चयन करना। तो चलो कोड से करते हैं आंसर। ये रही अपने कोड। उडिया पठार गुरु शिखर से नीचे स्थित है, यह आपका सत्य कथन है। गुरु शिखर आपका 1722 मीटर है, उडिया पठार आपका 1360 मीटर है। तो गुरु शिखर से नीचे हो गया, ये तो सत्य है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। 56 का मैदान है वो बनास बेसिन का भाग नहीं है। किसका भाग है? आपका माई बेसिन का भाग है। 56 का मैदान आपका प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, जिसे काठल का मैदान भी कहा जाता है। तो ये आपका सत्य होगा। गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन के विशिष्ट रूप में स्थित है, यह भी आपका सत्य कथन है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों में फैली हुई है। 12 में नहीं फैली हुई, कोटा झालावाड़ में फैली हुई है। ठीक है, तो आंसर देखो सही पूछा है, तो सही कथन आपका ए और सी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? चांदबाड़ी, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है आपकी? 517 मीटर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपातंत्र का भाग नहीं है? देखो साबी, कातली या काकनी या सागी। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सागी। सागी किसकी सहायक नदी है आपकी? नोनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है आपकी? जालौर की जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, साबी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं, और सेवर की पहाड़ी कहाँ है आपकी? जयपुर के अंदर। कातली है ये आपकी खंडेला की पहाड़ी से निकलती हैं, सीकर के अंदर। ठीक है, और जो सेवर की साबी नदी है, इसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है आपकी? जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है।
काफ़ी साथी लोग जोधपुर कराते हैं इसके चक्कर में, तो ये याद रखना, जोधपुर सभ्यता साबी नदी किनारे, ये कहाँ पर, जयपुर के अंदर। कातली आपकी खंडेला के अंदर है, और झुंझुनू की मंडरेला के पास में समाप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट नदी है काकनी नदी, ये कहाँ आपकी, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और जैसलमेर में कहाँ से निकलती है, कोटड़ी से निकलती है, और अंत में बुद्ध झील का निर्माण करते हुए स्थानीय मरुभूमि में समा जाती है। तो आंसर हो जाएगा, निम्न से कौन सी नदी आंध्र अपातंत्र का भाग नहीं है, तो आपकी सागी नहीं है, जो लूणी की सागी नदी है, और लूणी है वो अरब सागर की तंत्र की अपातंत्र की क्षेत्र की नदी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो CWG है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश का करता है, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का करता है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश का करता है, या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का करता है। तो CWG किसने वर्गीकृत किया था, ये कोपेन ने वर्गीकृत किया था। और कोपेन ने कितने भागों में बांटा था राजस्थान को, जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा था। 4 कौन से भाग थे, देखो मैं राजस्थान का छोटा सा मैप बना के आपको बता देता हूँ। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। तो जो आपका पश्चिमी भाग है, इसको इन्होंने, जो आपके ये वाला पश्चिमी भाग, इसको बांटा था BWSW के अंदर कोपेन ने। और जो बाड़मेर से लेकर यहाँ से तो तक ये किस्म बांटा था आपका, सबसे बड़ा जलवायु BSSW शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है, सबसे बड़ा है। और ये बीच वाला जो उपाद्र वाला क्षेत्र है, CWG में बांटा था। और जो नीचे वाला भाग है, ये बांटा था आपका AW के अंदर, ठीक है, आदर बांसवाड़ा डूंगरपुर वगैरह वाला। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा कौन सा था आपका, BSSW। और यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो देखो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, CWG यहाँ पर आता है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है आपके जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोपेन का आधार क्या था, वर्षा व तापमान, ठीक है। और राजस्थान की जलवायु को सामान्य भाग में कितने रूप से बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस क्षेत्र या प्रदेश में सालर, बोसवाल या सेहरात वन पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आपके सिरोही क्षेत्र में, सालर वन कहाँ पाए जाते हैं आपके सिरोही में। और सिरोही कैसा क्षेत्र है आपका, अरावली की पहाड़ियों की उस श्रेणी में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका 13 में, उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है आपके, हाड़ौती के पठार क्षेत्र में है। शेखावटी प्रदेश आप जानते हो, सीकर चोरू झुंझुनू। नेक्स्ट देखो 14 के नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों को हमें सावधानीपूर्वक पढ़ना है। देखो इस प्रदेश में औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो हम जानते हैं औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर आपके पश्चिमी क्षेत्र में होती है। इससे आप पता लगा सकते हो कि राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जैसलमेर वगैरह वाला, ये वाला एरिया, इस क्षेत्र में क्या होती है आपकी 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में राढ़, रेतीली और सिरोजा मृदा पाई जाती है, ये भी सत्य कथन है। गेहूँ, सरसों व प्रदेश की प्रमुख रबी फसल है, ये भी आपकी सत्य कथन है। तो उपरोक्त विशेषता वाले कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट IC हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जो राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा है इन्होंने, 10 भागों में बांटा है। तो देखो छोटा सा मैप बनाता हूँ, और राजस्थान का फिर से याद करने का एक तरीका होता है। ये अपना राजस्थान है, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, ठीक है। तो देखो कितने भागों में बांटा है, 10 भागों में बांटा है। तो सबसे बड़ा था आपका फर्स्ट सी, जैसलमेर वाला क्षेत्र सबसे बड़ा। तो जैसलमेर ले लो, उसमें जैसलमेर के अलावा यहाँ से यहाँ तक जाता है ये, और यहाँ पर ऊपर आ जाता है गंगानगर बटवारा, वो फर्स्ट B के अंदर आता है, ठीक है। A के अंदर क्या आता है आपका बाड़मेर वाला क्षेत्र। देखो A के अंदर आता है आपका बाड़मेर वाला क्षेत्र, ये वाला, ये आता है आपका फर्स्ट A के अंदर,
ठीक है। और सेकंड ए के अंदर आता है आपका शेखावटी वाला क्षेत्र, शेखावटी के अंदर आता है वो सेकंड ए के अंदर, ठीक है। सेकंड बी के अंदर आता है आपका जालौर वाला क्षेत्र, ऐसे याद कर लो इनको, जालौर वाला क्षेत्र, ठीक है, ये मान लो। और थर्ड ए के अंदर आता है जो आपका जयपुर के आसपास का क्षेत्र, वो आता है थर्ड ए के अंदर, ठीक है। और थर्ड बी भी आ गया हो जाएगा आपकी अलवर, भरतपुर, करौली, सोयमाधुर आता है आपका थर्ड बी के अंदर, ठीक है। और जो उदयपुर वाला क्षेत्र है वो आता है आपका फोर्थ ए के अंदर। और आपका देखो नीचे जो क्षेत्र है, नीचे वाला ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, राजस्थान है ना, नीचे वाला आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यह आता है आपका फोर्थ बी के अंदर। और जो झालावाड़ क्षेत्र है आपका आता है फिफ्थ के अंदर। ये आपका 10 जलवायु क्षेत्रों में हमने विभक्त कर लिया। सबसे बड़ा पूछा जाता है, सबसे बड़ा था आपका फर्स्ट सी, और सबसे छोटा कौन सा आपका फोर्थ बी, सबसे छोटा ही है। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ऐसे ट्रिक से याद करो कि जैसलमेर फर्स्ट सी, गंगानगर में फर्स्ट बी, और बाड़मेर में आपका फर्स्ट है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र थर्ड ए के अंदर आता है, शेखावटी वाला क्षेत्र आपका सेकंड ए के अंदर आता है, उदयपुर मेवाड़ वाला क्षेत्र फर्स्ट ए के अंदर आता है, हाड़ौती झालावाड़ वाला क्षेत्र फिफ्थ के अंदर आता है, और जो आपके अलवर भरतपुर ये वाले क्षेत्र है ये आपके थर्ड बी के अंदर आते हैं। ट्रिक से याद कर लोगे तो आपका कंटिन्यू याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। देखो काकरेज गाय की नस्ल है, मालवी गाय की नस्ल है, साचौरी गाय की नस्ल है, तो कौन सी बची आपकी सिरोही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये पूछ लिया आप सिरोही प्रजनन केंद्र क्या है आपका, पूछ सकते हैं कि सिरोही, तो आप क्या करोगे सिरोही कर दोगे, लेकिन प्रजनन केंद्र सिरोही नहीं है। कहाँ पर है आपका रामसर अजमेर, रामसर अजमेर में। एक पूछा जाता है आपका जो काकरेज गाय है इसका प्रजनन केंद्र पूछा जाता है, वो कहाँ है आपका, वो है आपका चौटन बाड़मेर के अंदर, चौटन बाड़मेर, ठीक है। मालवी अभी मैंने बताया था गोमती सागर मेला और चंद्रभागा मेला दोनों लगते हैं। मालवी नस्ल की यहाँ पर बिकारी होती है, साचौरी हमने पढ़ लिया, गाय की नस्ल होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीकरण में कौन सा कारक प्रभावित करती है। देखो चीनी उद्योग के बारे में बताना है हमें, तो मिल के आसपास क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता भी प्रभावित करती है, परिवहन की सुविधा भी प्रभावित करती है, आपकी चूने व सल्फर की उपलब्धता भी प्रभावित करती है। जो रस अशुद्धियाँ ठाने में काम आता है आपके चीनी के अंदर, चूना और सल्फर, तो ये भी प्रभावित करता है। सस्ता एवं कुशल श्रमिक भी आपके चीनी उद्योग के स्थानीकरण को प्रभावित करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी डी। तो राजस्थान में जो अपना राजस्थान है वहाँ पर चीनी उद्योग आपका है दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। सूती स्तर के बाद दूसरा कौन सा बड़ा उद्योग है आपका, चीनी उद्योग है। और राजस्थान में चीनी उद्योग की आपकी 3 मिलें हैं, ये पूछा जाता है। फर्स्ट मिल पूछी जाती है आपकी, तो कौन सी थी आपकी, द मेवाड़ शुगर मिल, शुगर मिल जो आपकी कहाँ है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़ में है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1932 के अंदर। और ये राजस्थान की प्रथम है, फर्स्ट निजी मिल भी है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी आपकी मिल है द गंगानगर शुगर मिल, द गंगानगर शुगर मिल, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1937 के अंदर गंगानगर के अंदर। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1956 में इन्होंने राज्य सरकार ने क्या कर लिया था, इसका अधिग्रहण कर लिया था। और वर्तमान में कौन सी है, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। और इसी के अंदर 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का काम शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना। और आपकी तीसरी मिल है आपकी केशवराय पाटन शुगर मिल बूंदी के अंदर, 1965 में स्थापना हुई थी। और कहाँ पर ये, बूंदी के अंदर है आपकी, ठीक है। वर्तमान ये बंद है। और ये है आपकी सहकारी क्षेत्र की। तो निजी क्षेत्र की कौन सी होगी, द मेवाड़ शुगर मिल। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी होगी, द गंगानगर शुगर मिल। और सहकारी क्षेत्र की कौन सी होगी, केशवराय पाटन शुगर मिल। ये होगी आपका 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों की किस समूह की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच में रही है? तो 10 से 12% के बीच में किसकी रही आपकी? झुंझुनू, पाली और गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 1। देखो झुंझुनू कितनी थी? झुंझुनू की थी आपकी 11.7%, पाली की थी आपकी 11.9% और गंगानगर की थी आपकी 10%। तो आंसर पूछा 10 से 12 के बीच, तो क्या हो जाएगा? झुंझुनू, पाली तथा गंगानगर। 1 मिनट, हमने 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया आपका आंसर, वो देख लेता हूँ मैं। तो 14 नंबर में सी बी नहीं होगा, ए होगा। जल्दीबाजी में नहीं, फर्स्ट सी लगा दिया। तो क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 होगा, फर्स्ट। सेकंड बी। कौन सा वाला? आपके बाड़मेर वाला क्षेत्र। तो देखो क्या इस प्रदेश में 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लाल रेतीली सिरोजा मृदा पाई जाती है। सरसों, गेहूं, सरसों प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? सेकंड बी आंसर हो जाएगा। अब देखो 15 हो गया आपको ना, 16 भी कर लिया हमने, 17 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो अब। क्या आपका? सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है और हमें कोड को मिलान करना है। तो पैटर्न स्थल दे रखा है हमें और स्थिति दे रखी है। तो जो लालगढ़ का है आपका, लालगढ़ आपका बीकानेर के अंदर है, गंगा सिंह ने बनाया था। तिरपुर सूर्य मंदिर आपका बांसवाड़ा के अंदर है। गागरोन किला आपका झालावाड़ के अंदर है और नाकोड़ा आपका लघु माउंट आबू कहाँ पर है? आपका बाड़मेर के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो 3, 4, 1 और 2, ये ऑप्शन में हो जाएगा आपके आपके ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो लालगढ़ है आपका बीकानेर में, जो गंगा सिंह ने अपने पिता की यादें में बनाया था। तिरपुर सुंदरी बांसवाड़ा में। गागरोन किला किस नदी के तट पर? ये पूछा जाता है आपका। आहू है, काली सिंध। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग कौन सा आपका? गारों किला। नाकोड़ा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू। माउंट आबू। तो देखो नेक्स्ट आपका आंसर देखो यहाँ पर 3, 4, 1, 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी कहा जाता है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो क्या हो जाएगा आपका? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यूरोपीय दूरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है। हमें फरता दे रखी है और जनजाति दे रखी है। तो फरता और जनजाति दे रखी है। तो देखो छड़ा फाड़ना आपका बिल्लू से संबंधित है। मोरनी मोरना आपका मीणा से संबंधित है। कुकड़ी आपकी सासी से संबंधित है। लीला मौर्य आपका ग्रासियों से संबंधित नहीं है। तो असंगत क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। जो आपकी लीला मौर्य है ये भील जनजाति से संबंधित है और ये कब बनाई जाती है? आपकी विवाह के अवसर की जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका? महासागरों के संदर्भ में असत्य का तंगा में चयन करना है। तो चलो करते हैं असत्य का तंगा चयन। एजोर द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ये आपका सत्य कथन है। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच विच रेखा प्रशांत महासागर में एक दूसरे को काटती है, प्रशांत महासागर में नहीं काटती। तो किस में काटती है? आपकी अटलांटिक महासागर में काटती है दूसरे को, अटलांटिक महासागर। कारा सागर है वो आर्कटिक महासागर का सीमावर्ती सागर है, ये भी आपका सत्य कथन है। स्वेज ने लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी है। नदी दे रखी है और उसका मुहाना दे रखा है। देखो हांगो नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, ये भी आपका सत्य कथन है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपका सत्य कथन है। मिसिसिपी हडसन की खाड़ी में गिरती है, ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। तो मिसिसिपी किस खाड़ी में गिरती है? आपकी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सेन नदी इंग्लिश चैनल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है हमें बताना है। सुपर बग के द्वारा 3/4 तेल प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है, तो ये आपका सत्य कथन है। ओजोन गैस मापने की इकाई डेसिबल नहीं होती, तो डॉप्सन होती है। तो क्या होता हो जाएगा आंसर? असत्य कथन ऑप्शन नंबर 2 डॉप्सन होती है आपकी ओजोन मापने की इकाई। तो असत्य पूछा था तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एससीएम को सुपर ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ये आपका सत्य कथन है। सुपोषण जलीय परितंत्र से संबंधित है, ये भी आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए।
निम्नलिखित में से डोल ड्रम पेटी है, जो डोल ड्रम पेटी है वो कहाँ स्थित है? देखो, उपोष्ण कटिबंध उस दाब पेटियों कहा जाता है, या उपधूरी निम्न वायुदाब पेटियों कहा जाता है, या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियों कहा जाता है, या दूरी उच्च वायुदाब पेटियों कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियों क्या कहा जाता है? आपका डोल ड्रम पेटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप। 25 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखो, मानसून निवर्तन के समय तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। देखो, मानसून निवर्तन के समय तमिलनाडु तट तो शुष्क तो नहीं रहता, तो ये तो आपका गलत कथन हो जाएगा कि शुष्क नहीं रहता है। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, ये आपका सत्य कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। सत्य कोट पूछा था, केवल 2 कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 25 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 26 था, निम्नलिखित में से असममित युग्म की हमें पहचान करनी है। चलो करते हैं। नदी दे रखी है और उसकी सहायक नदी दे रखी है। देखो, कृष्णा नदी की सहायक मुंशी और कोयना, ये आपका सत्य कथन है। ब्रह्मपुत्र की काम्यक है धनसिरी, ये भी आपका सत्य कथन है। सिंधु की मानस और संकोच नहीं है, तो मानस और संकोच किसकी? आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कौन सी तरफ की है? दाएं तरफ की। तो असत्य क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, गंगा की महानंदा और सोन है। क्वेश्चन नंबर देखो 27 क्या आपका? भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र विस्तृत है, कितने भाग पर है? 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 27 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नाभि ऊर्जा परियोजना से संबंधित नहीं है? काकरापाड़ा, कालोल, केगा या कल्पकम। तो 28 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कलोल। ठीक है। देखो, स्थान पूछा जाता है। जो काकरापाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है आपका? वो है आपका गुजरात के अंदर। केगा पूछा जाता है, केगा परमाणु नाभि ऊर्जा संयंत्र कहाँ आपका? वो है कर्नाटक के अंदर। और कल्पक्कम कहाँ आपका? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का हमें चयन करना है। चलो करते हैं। जो सतपुड़ा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपकी धूपगढ़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी की आपकी डोडा बेटा, तो ऑप्शन नंबर 1। दक्षिणी सह्याद्री कौन सी है आपकी? अनायमुड़ी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और पूर्वी घाट आपकी कौन सी है? आपकी महेंद्र गिरी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपको? देखो 3, 1, 4 और 2, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये पूछा जाता है, इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है। डोडा बेटा कितनी आपकी? 2637 मीटर। डोडा बेटा और अनाईमुंडी में आप कन्फ्यूज होते हो, इनकी ऊंचाई है आपको 2695। अब ये पूछिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, अनाईमुंडी ऑप्शन में आता है। क्या डोडा बेटा करते हैं, क्या अनाईमुंडी करते हैं? तो सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुंडी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है इसको। अपना दक्षिण भारत है उसका एवरेस्ट भी कहा जाता है किसको? अनाईमुंडी को। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई पूछी गई है आपकी बार बार एग्जाम में, कितनी आपकी? 1350 मीटर है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। और कौन सी है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है आपकी महेंद्रगिरी आपकी, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? ओडिशा के अंदर है। 1500 के समथिंग थी आपकी, 1501। और आपकी कहाँ है? ये ओडिशा के अंदर है। अब एक देखो, ये पूछिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ सकते हैं। नोट देख लो यहाँ पर। तो पूर्वी घाट है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं है महेंद्रगिरी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपकी जितगाड़ा, और ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश में कहा? विशाखापट्टनम में। और जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 1690 मीटर। याद रखना भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो देख लो 3 1 4 2 आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया? तो किसने कहा था आपके? जयपुर प्रजामंडल ने, मेवाड़ प्रजामंडल ने, बीकानेर प्रजामंडल ने, कोटा प्रजामंडल ने। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ प्रजामंडल ने। देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? 24 अप्रैल 1938 को। किसने की थी? आपके माणिक्यलाल वर्मा। पूछा जा चुका है एग्जाम में आपका। कोटा प्रजामंडल
कोटा मिर्जा मंडल की आपकी 1939 में। किसने की थी? आपकी नैनूराम ने। जयपुर पंजाब मंडल की 1931 में। किसने की थी? आपकी कपूरचंद पाटनी ने। बीकानेर पंजाब मंडल की स्थापना आपकी 1936 में कलकत्ता के अंदर है, मेकाराम वैद ने। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 31 क्या आपका। 18 शताब्दी की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका संबंध किस ठिकाने से था आपका? गुल्लर, आसोप, कोठारिया या सलूम्बर। 31 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आसोप के देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 32 क्या आपका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब यात्री अलम मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? महिपाल प्रथम, भोज प्रथम, महिर भोज या महेंद्रपाल। तो 32 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? महिपाल प्रथम के काल में की थी। इनकी एक पुस्तक है वो पूछी जाती है आपकी, जो अल मसूदी है इसकी पुस्तक का क्या नाम था आपका? मुरूज उल जहाब। मुरूज उल जहाब यह पुस्तक पूछी जाती है। भोज प्रथम के काल में कौन आया था आपका? या महिर भोज? महिर भोज के काल में कौन आया था आपका? सुलेमान। जिन्हें प्रतिहार की जो शासनकाल है उसका आकृति कैसे बताई थी आपने? जीव के समान। और दूसरी चीज बोली थी कि जो महिर भोज है वो इस्लाम का तो शत्रु है, इस्लाम का शत्रु और अरबों का अहमितर, अरबों का अहमितर। यह भी किसने बोला था? सुलेमान ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। समर सिंह ने किसके सहयोग से जलालुद्दीन खिलजी के 1291 ईस्वी के जालौर अभियान को विफल किया था? वक्त आपके सारंगदेव बाघेला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका। कीर्तिवार कहते हैं जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जालौर में चौहान वंश की स्थापना अभी कीर्तिवार ने की थी। और जलालुद्दीन खिलजी का पूछा जाता है आपका। जलालुद्दीन खिलजी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का पूछा जाता है आपका। अलाउद्दीन खिलजी। तो जालौर पर अध्याय कब किया था आपको? 1311 ईस्वी में किया था इन्होंने कन्नड़ देव को हराकर। और जालौर की कुंजी खिलाती है आपकी सिवाना। और सिवाना पर 1308 में अध्याय किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 आपका। बेगू किसान आंदोलन के दौरान 5 अक्टूबर 1936 को देश में एक विराट सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें 500 से अधिक गुर्जर मीणा जाति के किसानों ने भाग लिया। वो हिंडोली था या डाबड़ा था, नारोली था या नैनवा। तो 34 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिंडोली। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। बेगू किसान आंदोलन के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बेगू किसान आंदोलन है वो स्टार्ट कब हुआ था आपका? वो मैनाल से शुरू हुआ था आपका 1921 से 1925 तक चला था ये। ठीक है। नेतृत्व तो किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। सहयोगी थे इनके विजय सिंह फतिक। सहयोगी कौन थे आपके? विजय सिंह फतिक। विजय लिख देता हूँ, विजय सिंह फतिक। ठीक है। एक इनका पूछा जाता है कौन सा? गोविंदपुरा हत्याकांड। ये कब होता आपका? 1923 में होता। और कहाँ पर होता है ये? इसमें कौन कौन? करपा जी और वह रूपा जी किसान शहीद हो गए थे। और किस आयोग की सिफारिश पर गोलियां चली थी आपकी? ट्रेस आयोग की। और ट्रेस आयोग की सिफारिश में विजय सिंह फतिक को गिरफ्तार किया गया था। और इस बेगू किसान आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहते हैं आपके? बोल सेविक आंदोलन भी बोलते हैं। बोल सेविक आंदोलन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेगू किसान से पार्सवाली संधि। पार्सवाल संधि किस में हुई थी? बेगू किसान आंदोलन में हुई थी 1922 में। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 क्या आपका? मान सिंह कच्छा हुआ है कि समय निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। तो मान सिंह ने इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध वे संडाल युद्ध में मुगल सेना के रावल बाग का नेतृत्व किया था, जो उनका सत्य कथन है। काबुल के सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने यूसुफ जईयों व रोशनियों का के विद्रोह का दमन किया था, यह भी आपका सत्य कथन है। जहांगीर ने अपने राज्य रावण के समय मान सिंह का मनसब 6,000 से बढ़ाकर 8,000 आजाद कर दिया था, नहीं कम कर दिया था।
गलत कथन है। मान सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में जहांगीर का साथ दिया, नहीं। तो देखो केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 35 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के संबंध निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना दिसंबर 1927 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, आपका सत्य कथन है। इसका उद्देश्य सामाजिक जागृति उत्पन्न करना था, नहीं। तो देखो ये असत्य कथन है, तो 36 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर केवल 1 सत्य है। तो सत्य पूछा तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 37 की आपका, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कोट की पहचान कीजिए। ठीक है, करते हैं सत्य कोट की पहचान। गणेश सभ्यता से प्राप्त भवनों के अवशेष केवल ईंटों का प्रयोग होता, ईंटों का प्रयोग गणेश में नहीं होता, तो ये तो आपका गलत कथन है। गणेश सभ्यता स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति में प्राचीन संस्कृति है, यह आपका सत्य है। ताम्रयुगीन संस्कृति क्या कहलाती है, जननी कहलाती है। जननी कहलाती है। केवल 2 सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका। गणेशर से एक क्वेश्चन बनता है, गणेशर की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 1977 में। और किसने की थी, RC अग्रवाल और विजय कुमार ने, और विजय कुमार। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, दोहरी पेचदार पिन कहाँ से मिली थी आपकी, वो आपकी गणेशर से मिली थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपका, कालीबंगा से प्राप्त प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य किस काल से संबंधित थे आपके, प्राक हड़प्पाकालीन थे, या उत्तर हड़प्पाकालीन थे, या हड़प्पाकालीन थे, या नवपाषाणकालीन थे। तो 38 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राक हड़प्पाकालीन थे। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। और दो जुते हुए खेत है उनका काल क्या था, उनका काल था आपका 2300 से 1700 ईसा पूर्व है। और क्रॉस पद्धति में यहाँ पर कृषि की जाती थी, ऐसे समानांतर और लंबत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। किस चौहान शासक ने सिखों पर उसकी रानी समलवती का उल्लेख मिलता है, अन्नोराज थे, विग्रह चतुर थे, अजयराज थे, या चामुंडा राज थे। तो 39 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अजयराज। अजयराज के बारे में 3 बातें याद रखना। 1311 में इन्होंने अजमेर की स्थापना की, राजधानी अजमेर स्थानांतरित की इन्होंने। पहले कहाँ थी राजधानी, चौहान की पहली राजधानी थी चित्रपुर। ठीक है, अन्नोराज ने किसने आपका अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, और पुष्कर में बड़ा मंदिर का। अन्ना सागर झील और पुष्कर में किसका निर्माण करवाया इन्होंने, आपके वरा मंदिर का। विग्रहराज चतुर्थ इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहला शासक कौन था, पहला शासक था आपका शासक थे। और दिल्ली शिवालिक पर जो अभिलेख है आपका, उस पर लेख लिखवाया था। ठीक है, हरि के लिए नाटक पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। आयोग ने वर्ष 1977 पहली बार समीक्षा परीक्षा का आयोजन करवाया। कांता खातोरिया आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। आज तक कोई महिला अध्यक्ष कोई नहीं बनी है, कोई नहीं, ये याद रखना। अब तक 7 महिला सदस्य बनी है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश में 21 अगस्त 1958 के पश्चात आयोग का कार्यकाल अजमेर से जयपुर स्थानांतरित किया। ये भी उल्टा दे रखा है, देखो जयपुर से कहा किया था, अजमेर किया था। और देखो 31 अगस्त 1958 तक तो कहा था आपका जयपुर में ही था, तो ये भी आपकी डेट गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो आपको केवल एक ही सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखो नेक्स्ट कोड दिए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सत्य कथन हो जाएगा। देखो आरपीसी के बारे में कुछ बातें याद कर लो आप। तो 7 महिला सदस्य हैं, वो कौन रही है अभी तक, तो पहले तो थी आपके कांता खातूरिया,
दूसरी कौन सी थी आपकी? कमला भील। तीसरी कौन सी थी आपकी? प्रकाशवती शर्मा। चौथी थी आपकी दिव्या सिंह। पांचवी थी आपकी राजकुमारी गुजर। छठी थी आपकी सितारे और मंजू शर्मा, वर्तमान में है। सितारे और मंजू शर्मा, ये 7 महिलाएं अभी तक सदस्य रही है आरपीसी की। ठीक है, वर्तमान और साथ ही आपके कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष 7 है, वर्तमान में कितने हो गए? 8 हो चुके हैं। और वर्तमान में 8वां कौन बना है? अभी बने आपके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन? कैलाश चंद्र मीणा। वर्तमान में आरपीसी के अध्यक्ष कौन है आपके? कैलाश चंद्र मीणा है। इससे पहले संजय कुमार चौधरी थे, ये भी आप याद रखना। पहले देखो, पहले ये पूछा है 8वां बने हैं तो पहला भी पूछ सकते हैं। पहले कौन थे कार्यवाहक अध्यक्ष आपके? एल जोशी। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 107 के तहत किन्हीं दो पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विवाद की स्थिति में कौन सा अंतिम निश्चय करता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो कौन करता है आपका? राज्य सरकार करती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, और ये जो निर्णय होता है ये बाध्यकारी भी होता है। राज्य सरकार का जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी होता है, मानना ही पड़ता है उनको। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी? 4 थी, 5 थी, 6 थी और 7 थी। तो 42 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 थी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है ये भी याद होनी चाहिए। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। नवीनतम कौन सी है आपकी? आम आदमी पार्टी है। और कब बनी थी ये आपकी? 10 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं हम कथनों पर। विधानसभा अध्यक्ष को निर्वाचन तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल देता है, ये भी आपका सही है। विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की पहली बैठक ठीक पहले पद तक बना रहता है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देता है। विधानसभा को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। और वो कितने सदस्य लेके आते हैं? 1/4 सदस्य लेके आते हैं। और ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये उपाध्यक्ष को देता है। और पहले भी देना चाहिए तो ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे देता है, राज्यपाल को नहीं देता है। तो 1 और 3 सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर 3। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका? से सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है हमें। तो देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है? अशोक गहलोत के समय आपकी श्रीमती कुशाल सिंह थी, फर्स्ट महिला मुख्य सचिव थी। और वर्तमान में कितनी महिलाएं हो चुकी है अब तक? 2। एक उषा शर्मा भी, ये भी किसी काल में थी आपके? अशोक गहलोत के काल में थी। ठीक है, दोनों अशोक गहलोत जी काल में थी। भैरव सिंह शेखावत समय मीठा व्यास थे। वसुंधरा राजे के समय सलाउद्दीन अहमद नहीं थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 3 आंसर 44 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन आपका 25 जून 1975 राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर नहीं थे, कौन थे? हरिदेव जोशी थे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार को सर्वाधिक बार अविश्वास का प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, ये आपका सत्य कथन है। कितनी बार? 6 बार अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया के सामने आया था। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे। देखो इस ऑप्शन पर मुझे डाउट है, वो कैसे? तो टीकाराम पालीवाल है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री। फिर ये राज्यसभा के सदस्य बने थे। और आपका हिंडौन है, हिंडौन से लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा भी सदस्य बने थे। अब ये कलाम वालों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 माना है, लेकिन इनकी आपत्ति वाली आंसर क्या आएगी ना, उसमें इसका विवरण मिलेगा आपका पक्का।
पहले भी डाउट लगाया इस क्वेश्चन के ऊपर, तो देखते हैं और फिर इसका आंसर में सही आंसर कमेंट में कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 46। उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जिसकी आयु 64 वर्ष है को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तथा इस पद पर कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्हें कितने वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो अध्यक्ष के रूप में देखो 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है यदि 64 वर्ष का है तो, क्योंकि अधिकतम आयु कितनी है आपकी 65 वर्ष, तो 1 वर्ष के लिए तो नहीं बनाया जाता, तो कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है, अधिकतम पुनः नियुक्त किया जा सकता है उसे 3 वर्ष के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। चलो विचार करते हैं। आयोग का सचिव राजस्थान सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है, तो ये आपका सत्य कथन है। जो आयोग का सचिव है राजस्थान सचिव के स्तर का होता है। आयोग की अन्वेषण एजेंसी नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस या उससे उच्च अधिकार स्तर का पदाधिकारी करता है, ये भी आपका सत्य कथन है। आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को 1 वर्ष के भीतर भेजने का राज्य सरकार का दायित्व है। जरूरी नहीं है, राज्य सरकार का ये दायित्व नहीं है। जो आपका मानवाधिकार आयोग है उसे 1 वर्ष के अंदर पूछने का अधिकार है। ये पूछ सकता है कि कितनी कार्रवाई हुई, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सत्य कथन पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछा है तो 1 और 2 से ये तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग में 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो, अध्यादेश कब पारित हुआ था 1999, अधिनियमित रूप से लागू कब हुआ था ये 2000 से, और प्रथम अध्यक्ष कौन थी इनकी, कांता भटनागर। वर्तमान में कौन है, गंगाराम मूलचंदानी इनके अध्यक्ष हैं। 2 बार संशोधन हो चुका है, 2006 और 2019, और 2019 में संशोधन के बाद में पहले मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते थे इसके अध्यक्ष, 2019 के बाद में इसमें अन्य मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करो, ठीक है, करते हैं विचार। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा, यह आपका सत्य कथन है, यह आपका सत्य कथन है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। तो राष्ट्रपति शासन की सीमा आपके 356 के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा आपका। मार्च 1967 में राज्यपाल हुक्म सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति सलाह जीती नहीं, तो देखो केवल एक ही सही है, तो सही पूछा है मैं, तो केवल एक कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 49, कोई मामला राज्यपाल की स्वीकृति शक्तियों में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय किसका होता है, आपका विधानसभा स्पीकर का होता है, राष्ट्रपति का होता है, राज्यपाल का होता है या मुख्य सचिव का होता है। तो 49 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं राज्यपाल का होता है अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 50, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दस्ताओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध करेगा, या अनुच्छेद 40 में, तो देखो पंचायती राज है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 42, तो 50 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 41 में अच्छे प्रशासन से संबंधित है और अनुच्छेद 43 आपकी न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों से संबंधित है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। भारत की संप्रभुता, एकता अखंडता की रक्षा करना, यह आपका है। श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी, यह आपके मूल कर्तव्य में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा असंगत, ऑप्शन नंबर 2। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी है, देश की रक्षा करना भी है। देखो मूल कर्तव्य आपके संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए हैं, ठीक है। सार्वजनिक समिति थी आपकी, यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कब जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 जोड़े गए थे, और 11वां आपका जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन
2002 के अंदर शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, 10वीं की क्रम 11वीं के क्रम याद कर लेना, क्रम पूछे जाते हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, संविधान सभा के संदर्भ में खत्मों पर सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो सत्य कथन का हम चयन करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, संविधान सभा का गठन व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होता है। व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं हुआ था संविधान का सभा का गठन। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 15 महिलाएं भाग लिया था, पहले 15 महिलाएं भाग नहीं ली थी। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृत किया गया नहीं। जेपी कृपलानी संविधान सभा के में बोलने वाले प्रथम वक्ता थे। ये आपका सत्य कथन है। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर 4 आपका 52 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अनुच्छेद 25(2) के तहत राज्य धार्मिक आचरण में संबंध किन क्रियाकलाप का विनिमय तथा निर्बंध करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन का करता है, आपके आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से असम्मिलित नहीं है। तो संवैधानिक प्रावधान दे रखे और शोध दे रखे। मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संसदीय लोकतंत्र आपका ब्रिटेन से लिए गया। आपात उपबंध आपके रूस से नहीं ले गई, कहाँ से ले गई, आपकी जर्मनी से ले गए। तो असत्य पूछा तो सम्मिलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीति निर्देश तो आपके आयरलैंड से ले गए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से असत्य कथन है। तो निम्न में से असत्य कथन हमें बताना है। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 19(1) के प्रावधानों के तहत होता है, नहीं होता है। भारत में निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों की समय में सूची जारी करता है, नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो ए ना बी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या मैंने पेपर एनालिसिस किया तब बताया था आपको कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन सी धारा के तहत प्रतीक चिन्ह देता है, कौन सा पंजीकरण किस धारा के तहत करवाता है, हमने पहले पेपर एनालिसिस में पूरा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा छात्र संगठन आम आदमी पार्टी आप से संबंधित है। देखो, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आपके किससे संबंधित है, आपके ये संबंधित आपके सीपीआई के वामपंथी दल है। नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया एनएसयू किससे संबंधित आपकी कांग्रेस से। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई किससे आपके वामपंथी से, ये भी आपके। छात्र युवा संघर्ष आपका शेष बचता है। छात्र युवा का संबंध किस पार्टी से, आपके आम आदमी पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 57, क्या आपका, निम्नलिखित में से किस एक संविधान में प्रधानमंत्री कर्तव्य के रूप में उल्लेख नहीं है। कौन सा है जो संविधान में प्रधानमंत्री का एक उल्लेख नहीं है। तो वह संघीय मंत्रिपरिषद के प्रशासन व विधान संबंधी सभी निश्चय राष्ट्रपति सूचित करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 78 के तहत। संघ सरकार के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को मांगिए वह देगा। तो ये भी आपका सत्य कथन है। संघ सरकार के रक्षा विदेश विशेषज्ञ प्रस्थापनाओं की सूचना यथाशीघ्र राष्ट्रपति को देगा। तो ये जरूरी नहीं कि यथाशीघ्र राष्ट्रपति को दे, बाद में भी दे सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, देखो, वह स्वयं प्रत्याशी हो तो होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना हो तो भी होता है। यदि वह कार्यवाहक रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो तभी होता है। नियुक्त मुख्यमंत्री हो तो विधानसभा का सदस्य तो है ही, तो सदस्य भाग लेते हैं। वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का मतलब क्या होता है, विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्य तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 58 में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 59, भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। जो 1935 है उसकी विशेषता नहीं है। ये लागू कब होता है, ये याद होना चाहिए आपको, 1937 में लागू हुआ था।
तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के नियम के तहत, ये सत्य कथन है। केंद्रीय विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष था, ये भी आपका सत्य कथन है। आवश्यक शक्तियां 12 सचिव को सौंपी नहीं गई थी, किसको सौंपी गई थी? आपकी गवर्नर जनरल को। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई थी, ये भी आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट में अधिकतम कितने सरकारी गैर निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं? 15, 20, 27, 26। तो 60 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 20 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्या है आपका, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश रहा है? देखो, डॉक्टर नीरू चड्डा भी रही है, कमलजीत ग्रेवाल भी रहे, विनय रंजन सेन भी रहे, नगेंद्र सिंह भी रहे। न्यायाधीश तो सभी रहे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? आपके नगेंद्र सिंह। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नीरू चड्डा पहली महिला थी, आपकी फर्स्ट महिला और एकमात्र महिला जो 1997 से 2006 तक रही थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है ये पूछा है अभी 62 में। भारत में नाम का शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई में नहीं की थी, कहाँ की गई थी? आपकी नई दिल्ली में की गई थी। कब? 1983 के अंदर। और उसी टाइम भारत की फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? इंदिरा गांधी। गुटनबर्ग्स देश और सैन्य संगठनों की सदस्य ले सकता है, नहीं ले सकता है। गुटनबर्ग्स देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1955 में बांडुंग में था। प्रारूप तैयार हुआ था 55 में, तो बांडुंग में। फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? आपकी यूगोस्लाविया की। वहाँ हुआ था। गुटनबर्ग आंदोलन नस्ल भेद उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता, ये आपका सत्य कथन है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 62 में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, वर्ष 2024 के लिए G20 ट्रोइका में सम्मिलित देश नहीं है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या इटली। तो 63 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इटली शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 64, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत का समग्र व्यापार घटा 78.1 बिलियन डॉलर आई, आपका सत्य कथन है। भारत में के सकल व्यापार में जीवीसी से सम्मिलित हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 35.1% से बढ़कर 2022 में 40.3% हो गई, ये भी आपका सत्य कथन है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 139 देशों में 40वां रहा, यह आपका असत्य कथन है। तो कौन सा स्थान रहा फिर? वो स्थान था आपका 43वां। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने 44.1 बिलियन डॉलर एफपीआई प्राप्त किया, यह भी आपका सत्य कथन है। तो आपको सत्य कथन पूछा तो कितने सत्य? 1, 2 और 4 सत्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, क्या आपका, 65 क्या आपका कथन दे रखा है? देखो कथन 65 क्या दे रखा है आपका, भारत में शुद्ध एफडीआई प्रभाव वित्त वर्ष 2023 में 42 बिलियन डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 26.5 बिलियन डॉलर हो गया, ये आपका सत्य कथन है। वर्ष 2024 में भारत में निवेश करने की निवेशकों की रुचि में कमी आई, ये भी आपका सत्य कथन है, और नियम कर दो। देखो ए और बी सत्य है, लेकिन कारण सही नहीं है। तो परंतु कारण सही नहीं, स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 65 में? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कारण तो सही है, लेकिन कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। देखो केवल निवेशकों की रुचि प्रभावित नहीं करती, घरेलू कारक भी प्रभावित कर सकते हैं, वैश्विक आर्थिक स्थिति भी प्रभावित कर सकती है, अनिश्चितता भी प्रभावित कर सकती है। बहुत से कारण हो सकते हैं, केवल निवेशक के ऊपर ही निर्भर नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। असत्य कथन की पहचान करते हैं। भारत दूध, दाल, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र नहीं है। देखो दूध में तो है, लेकिन दाल और चावल में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर 1। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछ सकता है कौन सी सबसे बड़ी योजना है? तीसरी सबसे बड़ी योजना है, यह आपका सत्य कथन है। भारत का मछली उत्पादन वैश्विक स्थान पर तीसरे स्थान पर है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से स्थान पर? आपका तीसरे स्थान पर है, ठीक है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला विश्व का पहला राज्य, ये भी आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा? आपका सिक्किम। और राजस्थान में कौन सा? आपका डूंगरपुर जिला।
नेक्स्ट देखो 67, वर्ष 2023 में वर्तमान मूल्य पर देश के कुल GVA में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा? 14.3%, 16.9%, 15.4%, 19.2%। तो कौन सा रहा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 67 में आंसर 14.3%। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सत्य कथनों की पहचान करनी है। तो करते हैं सत्य कथन की पहचान। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है तथा शीर्ष 5 निर्यात देशों में से एक है। तो यह आपका सत्य कथन है। पहला कौन है आपका? चीन है। भारत द्वारा किए जाने वाले कुल वस्त्र निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी सूती वस्त्र की होती है? नहीं। तो दूसरा गलत है। तो आंसर केवल क्या होगा आपका? केवल एक सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 68 में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो असत्य कथन की पहचान करो। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। कौन सा? तीसरा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा चुका है पीछे के एग्जाम में, फर्स्ट ईयर आपका संसदीय विभाग का एग्जाम होता है उसमें। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनाना, यह भी आपका सत्य कथन है। क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करने में उद्देश्य से वर्ष 2015 में उड़ान योजना पर, जो उड़ान योजना है वो 2015 में नहीं हुई थी स्टार्ट, कब हुई थी आपकी? 2016 के अंदर हुई थी। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। उड़ान का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, फुल फॉर्म ये होती है इसकी, उड़ान। देखो देश में कुल पायलटों की संख्या में महिलाओं की संख्या 15% है, वैश्विक औसत की 3 गुना है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव नहीं है। जो वैश्वीकरण है उसका सकारात्मक प्रभाव कौन सा नहीं है? देखो आम जन तक वस्तु सेवाओं की पहुंच, ये आपका सकारात्मक प्रभाव है। उपभोक्तावाद में वृद्धि, ये भी आपका सकारात्मक प्रभाव है। पूंजीकरण की बढ़ावा, ये भी आपका सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन आर्थिक असंतुलन में वृद्धि, ये क्या नहीं है? आपका सकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्यों नहीं है? क्योंकि वैश्वीकरण में क्या होता है, देशों के वर्गों को अधिक लाभ हो जाता है, कुछ देशों को, और कुछ को होता है नहीं है। तो असमानता और आर्थिक संतुलन क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है इस चक्कर में। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रभाव डालता है कौन सा? आर्थिक असंतुलन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एक सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25 के लिए तहत राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को कुल कितने रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है? आपकी 10,000 रुपये करवाई जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 क्या है आपका? फरकर राजस्थान रीडिंग अभियान के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कर इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। हमें कथन चुनने हैं। देखो तो कथन चुनते हैं। पहला कथन दे रखा है, ए 9 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ झालावाड़ जिले में कंकड़वाड़ी ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुआ। यह आपका सत्य कथन है। इस अभियान के समापन दिवस पर राजस्थान के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक निपुण मेले का आयोजन किया गया। यह भी आपका सत्य कथन है। इंपॉर्टेंट है आपका निपुण मेले का आयोजन। तो देखो ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 73, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक बेलगांव कर्नाटक में आयोजित अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर विजेता टीम बनी? कर्नाटक को, हरियाणा को, तमिलनाडु को या हिमाचल प्रदेश को? 73 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक को हराया था आपका। और कर्नाटक को राजस्थान कितने से हराया था? 3-1 से हराया था। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 60 वर्षों में, अपने 60 वर्ष हो गए, 60 वर्षों में पहला राष्ट्रीय स्तर का ये खिताब है इनका, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय स्तर का खिताब फुटबॉल के अंदर 60 वर्षों में। ठीक है। इससे पहले कभी 1964 में जूनियर बॉयज नेशनल था आपका, बॉयज नेशनल फुटबॉल। इसने आपकी कौन सी की थी? डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीती थी। बस बीसी रॉय ट्रॉफी 1964 के अंदर जो आपका जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल थी, उसने डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीती थी लास्ट टाइम 1964 में।
और उसके बाद 60 वर्ष बाद में पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है आपकी गर्ल्स फुटबॉल ओपन चैंपियनशिप में। तो देखो यहाँ की दो कप्तान पूछ सकते हैं, कप्तान कौन थी राजस्थान टीम की? संजू कंवर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका, 10 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्लेटिनम जुबली समारोह में अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में IT प्लेटफॉर्म देश का शुभारंभ किया। समाधान त्वरित, उद्गम या मानस? तो 76 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरित। ठीक है, त्वरित का मतलब क्या था आपका? ट्रांसमिशन ऑफ वारंट एंड समन एंड दियर रिपोर्ट बाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है आपकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 75, हाल में राजस्थान सरकार ने गौवंश के लिए दिए जा रहे अनुदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? 5%, 7%, 10% या 12%? तो 75 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 10% वृद्धि की गई है। ठीक है, पहले जो बड़े बड़े गौवंश थे ना उसको 40 रुपये दिए जाते थे, 40, आप कितने कर दिए उसको? 44। और जो छोटे गौवंश थे उनके लिए कितने रुपए दिए जाते थे? पहले 20 रुपये दिए जाते थे, आप कितने कर दिए? आपके 22। पूछ सकते हैं खतन के मान। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुंदर सिंह गुर्जर ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो तीरंदाजी में, जेवलिन थ्रो, F46, शूटिंग या वुशु? तो 76 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जेवलिन थ्रो, F46। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर से कौन सा राजनीतिक दल विजेता रहा? भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या निर्दलीय? तो 77 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, BJP। और कौन जीता है यहाँ से? शांता अमृतलाल मीणा। शांता अमृतलाल मीणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आदिवासी पार्टी की किसको हराया था इन्होंने? जितेश कुमार को। और कितने वोटों से हराया ये भी पूछ सकते हैं, 1285 वोट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, जनवरी 2025 में देश के सभी राज्यों के महिलाओं एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? तो 78 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, हाल ही में कौंडे नेस्ट ट्रेवलर लीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स के दौरान फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में पुरस्कार किस जिले को मिला है? जयपुर को, उदयपुर को, बीकानेर को या जैसलमेर को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये मिला है आपको उदयपुर को अंदर, उदयपुर को मिला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। और किस में मिला है? देखो प्रथम राज्य तो कौन सा रहा है? प्रथम तो किसको मिला? आपके गोवा को। और रनर अप में किसको मिला? राजस्थान को। और रनर अप है इसमें किसको मिला? आपके राजस्थान को। राजस्थान में किस जिले को? आपके उदयपुर को। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 80, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रतियोगिता 2024 में विजेता रहा? देवमाली, कुचामन, कुमलगढ़ या रणकपुर? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, देवमाली। और देवमाली क्या कहाँ है आपका? ब्यावर, अजमेर के अंदर। ब्यावर, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, साइकोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। निम्न में से कौन से फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है? जो मुख्य अवस्था भी है, गुप्तावस्था भी है, गुप्त अवस्था है, आइकॉनिक अवस्था नहीं है? एक किसने दी थी? आपके बोनर ने दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 82, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो जिन पियाजे ने कौन सी अवस्था की है आपकी? ऑप्शन नंबर 1, संवेदीगामक अवस्था की। क्वेश्चन नंबर देखो 83, अभिवर्ती में सम्मिलित है। देखो अभिवर्ती में संज्ञानात्मक तत्व भी सम्मिलित है, आपका संवेगात्मक तत्व भी सम्मिलित है, व्यवहारात्मक तत्व भी सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा? ABC। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आपका ABC मॉडल भी बोलते हैं इसको।
अभिवर्ती मॉडल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव होते हैं, वंशानुगत, सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत या पर्यावरण एवं वंशानुगत। 84 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण एवं वंशानुगत दोनों। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। बुद्धि परीक्षण में कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे आपके? अल्फ्रेड विन्नी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका अल्फ्रेड विन्नी थे। क्वेश्चन नंबर 86 देखो। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। देखो, आत्मा का विज्ञान के रूप में भी है, तरह के विज्ञान के रूप में नहीं है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी है, चेतना के विज्ञान के रूप में भी है। तो कोटों में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो नहीं है कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, 86 में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। जर्मनी के विल्हेम वुंट जान जाते हैं, जो विलियम वुंट है वो जान जाते हैं, जिन सिद्धांत पर कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए। 87 में आंसर क्या हो जाएगा? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली थी? आपके विलियम वुंट ने खोली थी। और कहाँ पर खोली थी? ये आपके लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर। विश्वविद्यालय के अंदर। और कब खोली थी ये? 1879 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88 क्या आपका? अभिप्रेरणा का द्विकार सिद्धांत किसने दिया था? वो ये दिया था आपके फ्रेडरिक हजरबर्ग ने। तो हजरबर्ग देखो, फ्रेडरिक हजरबर्ग, ऑप्शन नंबर 4। क्या नाम था इनका पूरा नाम? फ्रेडरिक हजरबर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया था आपका। क्वेश्चन नंबर 89 देखो। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने निम्नलिखित बुद्धि प्रकारों का त्रिचापीय सिद्धांत। देखो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, उनका बुद्धि प्रकारों का सिद्धांत कौन सा था आपका? त्रिचापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ठीक है। सृजनात्मक, सादृश्यमूलक, विश्लेषणात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारिक। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करना। तो इनमें किसने सम्मिलित किया था? देखो, एक तो सृजनात्मक था, एक आपका विश्लेषणात्मक था, एक कौन सा था आपका? व्यवहारिक था। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90। अपनी पुस्तक एडोलेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है, स्टैनली हॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है आपका 90 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 क्या आपका? सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति न होकर केवल इससे कहीं अधिक व्यवहारगत परिवर्तन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। 92 देखिए। लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बनाए। परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है और रहता है 4 से 10 वर्ष या 10 से 13 वर्ष या 12 से 15 वर्ष या 16 से प्रौढ़ावस्था तक। तो आंसर क्या हो जाएगा 92 में? ऑप्शन नंबर 2, 10 से 13 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। बांडुरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम की किस स्तर के में संज्ञानात्मक कूट, मानसिक चित्रण, संज्ञानात्मक संगठन, संज्ञानात्मक पूर्वाभ्यास और गतिक पूर्वाभ्यास सम्मिलित होते हैं? अवधान, अवधारणा, धारण, उत्पादन, अभिप्रेरण। तो 93 में आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2, अवधारण में होते हैं सम्मिलित ये सभी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? देखो, बालक का व्यवस्थित अध्ययन, ये तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख घटक है। नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, शुद्ध विज्ञान। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? शुद्ध विज्ञान। तो वो आपकी नहीं है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग, ये आपके सत्य कथन है। बाल की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन भी सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां, जो तनाव को घटाने और समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां है वो कौन कौन सी है आपकी? तो दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन यह है,
बाधाओं को हटाना ये भी है, और दूसरा मार्ग खोजना ये भी है। उदात्तीकरण नहीं है, प्रत्यक्ष विधियों में उदात्तीकरण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए बी डी। ए बी डी कौन सी में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो उदात्तीकरण क्या है? आपकी प्रोक्स विधि है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96। क्या आपका? स्किनर के अनुसार वह जो जीव प्राकृतिक रूप से पुनर्बलित करता है और उतना जीवितता से संबंधित है कहलाता है सामने पुनर्बलक, प्राथमिक ऋणात्मक पुनर्बलक, द्वितीय ऋणात्मक पुनर्बलक, प्राथमिक ऋणात्मक पुनर्बलक। तो 96 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक ऋणात्मक पुनर्बलक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों को का प्रतिफल है, यह प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? आपके पालों की शास्त्रीय अनुबंधों को नहीं, थॉर्नडाइक के संयोजनवाद को नहीं, लेविन कुर्ट लेविन का जो अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत है उसको प्रदर्शित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये तो आपके युंग के हैं। एडोमार्फिक और एक्टोमार्फिक आपके शेल्डन के हैं। तो क्रेसमर कौन से हो गए? पिकनिक, एथलेटिक, और एक और कौन था? एस्थेनिक। 3 घटक थे इनके अनुसार, क्रेसमर के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत विभिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक विभिन्नता, शैक्षिक स्तर में भिन्नता, भाषाई भिन्नता, आर्थिक स्तर में भिन्नता। तो 99 में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 बौद्धिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और अंतिम क्वेश्चन देखिए आपके फाइनल 3 का। थेमेटिक एपरसेप्शन प्रेडिक्शन TAT किसने दिया था? मॉर्गन मूरे ने। किस प्रकार का परीक्षण है आपका? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, मापनीय परीक्षण या प्रक्षेपी परीक्षण। तो सब में आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी परीक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAT KAT व्यक्तित्व से 3-4 क्वेश्चन आते हैं और सीधे आते हैं, फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पेपर और अंतिम पेपर हो गया कलाम का। देखो हमने कलाम के अभी तक कितने पेपर कर चुके हैं? टोटल 17 पेपर कर चुके हैं। टोटल 17 क्वेश्चन, यानी हमने 1700 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 1700 प्लस इनकी हमने व्याख्या की है प्रत्येक ऑप्शन की। तो अब यदि 1500 क्वेश्चन भी मानो उनके, तो हमने अब तक मान लो 3000 प्लस क्वेश्चन तो कलाम टेस्ट सीरीज से करते हैं। साथ ही हमने जो ओल्ड पेपर किए, ओल्ड पेपर उनमें करंट के छोड़े, जो 16 पेपर हुए थे आपके, तो करंट के छोड़े तो 1440 के समथिंग आपके क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। साथ ही उनकी भी हमने व्याख्या की प्रत्येक ऑप्शन की, तो उनको 1500 और जोड़ो आप, तो कितने हो गए? ये 3000 आप मान लो उन्हीं क्वेश्चनों को। तो देखो कितने हमने टोटल टेस्टों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 6000 प्लस क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर करवा दिए। अब RPSC कहाँ से पूछेगी? कौन सा टॉपिक छूटा है? इन्हीं क्वेश्चनों, जो ओल्ड पेपर देख लेना आप, कनेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं। आपके के 60 से 70 क्वेश्चन आपके उन्हीं ऑप्शनों के एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे हैं। पेपर एनालिसिस वास्तव में आप करते हो ना, तो 60 से 70% उन्हीं क्वेश्चनों से, ऑप्शन से पूछे। 17 से 25 से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो आप कभी नहीं देखते इन पेपरों को, मुझे पता है कितना देखते हो। ये हमने कर लिया। इसके अनुसार बाद में हम आज टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है सेकंड ग्रेड की। अब आपकी जो क्लास टेस्ट है वो शुरू होगी आपकी 15 या 20 जनवरी की समथिंग। रेट की वजह से आगे भी हो सकती है, या सामान्य विभाग की दोबारा भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो सकती है। ये भी डेट निकालेंगे तब, यदि सामान्य विभाग की डेट आ गई तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। नहीं, क्लास टेस्ट शुरू हो रही है 15 या 20 जनवरी की समथिंग। उसके पेपर भी हम सोल्व करेंगे और वो इसी ग्रुप में मिलेंगे आपको पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। यदि आपको अच्छी लगी क्लास तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम काफ़ी हेल्प कर रहे हैं आपकी भी, ताकि आप टेस्ट के माध्यम से अच्छा स्कोर इंक्रीज कर सके और एनालिसिस के माध्यम से उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके, इसी के लिए। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल 3 हो चुका है, ये हमने इतना आपको एनालिसिस करवा दिया है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में अच्छे से करना। फिर मिलते हैं आपको 1 जनवरी या 2 जनवरी से समथिंग, आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।